एग्जीक्यूट होते हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोग जब हम लोगों ने छोड़ा था अपना, तो हम लोग उसके अंदर जो है ना टेक्सोनॉमीज देख रहे थे डिज़ाइन एनालिसिस की, जिसमें हम लोगों ने क्लाइंट सर्वर की बात की थी, मल्टीपल क्लाइंट्स की बात की थी, और फिर हम लेयर्ड आर्किटेक्चर के ऊपर आए थे। ये स्लाइड हम डिस्कस कर चुके हैं, मैंने सिर्फ इसलिए रखी ताकि आपको पता चल सके कि कंटिन्यूटी कहाँ से हो रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्किटेक्चरल पैटर्न्स क्या होते हैं। आर्किटेक्चरल पैटर्न्स उस चीज़ को कहते हैं कि जब एक आर्किटेक्चर आप डिफाइन करने वाले होते हो, या जब आप एक आर्किटेक्चर बना रहे होते हो डिज़ाइनिंग फेज़ के अंदर, तो आर्किटेक्चर को किस तरीके से आप जो है वो लिख सकते हो, बना सकते हो। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो होती हैं जिनका सोल्यूशन हम लोगों को निकालना होता है आर्किटेक्चरल पैटर्न्स के अंदर। सबसे पहले आती है कोकरेंसी। कोकरेंसी का मतलब ये होता है कि मल्टीपल टास्क जो होते हैं किसी भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर या आपकी सॉफ्टवेयर के अंदर, उनको सही तरह साथ साथ चलाना। तो आर्किटेक्चरल पैटर्न जब भी हम बनाएंगे, हम इस चीज़ का अंदाज़ा रखेंगे कि हमने कोकरेंसी को रखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका प्रोसेस मैनेजमेंट पैटर्न सही होना चाहिए। नंबर 2, टास्क शेड्यूलर भी सही होना चाहिए। मिसाल के तौर पर, यू गाइस आर क्रिएटिंग अ सॉफ्टवेयर फॉर द कंप्यूटर जो फ़ौरन हॉट होने के ऊपर आपको अलर्ट जारी कर दे, तो डेफिनेटली इस चीज़ के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पैटर्न्स को और टास्क शेड्यूलर पैटर्न्स को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें ताकि ही हमारा सॉफ्टवेयर अच्छा तरीके से वर्क कर सके। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अगर उस टास्क की प्रायोरिटी हाई नहीं होगी तो डेफिनेटली यू कांट एबल टू डू एनीथिंग इन इट। सो जाओ सारे। परसिस्टेंस कहते हैं किसी चीज़ का कॉन्टीन्यूसली किसी चीज़ की तरफ आते रहना। परसिस्टेंस का क्या होता है कि डेटा जो होती है वो उसकी परसिस्टेंस रहनी चाहिए अनटिल के उसकी प्रोसेस की जो एग्जीक्यूशन है वो कंटिन्यू है। इसका मतलब ये है कि परसिस्टेंस का मतलब ये है कि कोई भी प्रोसेसिंग या कोई भी लॉजिक जो हम लोग अपने प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल करेंगे, अपने सॉफ्टवेयर के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसका आर्किटेक्चरल पैटर्न डिज़ाइन करते हुए हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसके अंदर परसिस्टेंस मौजूद हो। आपकी सारी क्लास एक बार क्यों नहीं आ सकती? मेरे को इस चीज़ की समझ नहीं आई आज तक। एहसान कोई रट्टा से लेकर आना इस बार कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए मेरे लिए, ठीक है। अब पैटर्न्स दो तरह के हो सकते हैं परसिस्टेंस में। नंबर 1, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, हम उन पैटर्न्स का ध्यान रखते हैं जो हमारा डाटा हम सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल करेंगे वो मेमोरी में जाके सही तरह सेव हो भी रहा है या नहीं हो रहा, और क्या हम उसको रिट्रीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। नंबर 2 आता है हमारा एप्लीकेशन लेवल परसिस्टेंस। एप्लीकेशन लेवल परसिस्टेंस में ये होता है कि जितने भी फीचर या कंपोनेंट्स उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, क्या उसकी परसिस्टेंस हमारे पास है या नहीं है। नंबर 3 चीज़ आती है डिस्ट्रीब्यूशन ये चीज़ होती है कि मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को मिलाकर हम एक पूरा सिस्टम बनाते हैं। तो हम लोगों को आर्किटेक्चरल पैटर्न बनाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी सही तरह हो। फॉर एग्जांपल, एक कैलकुलेटर के सॉफ्टवेयर के अंदर प्लस का अलग, माइनस का अलग, सब्ट्रैक्शन का अलग और डिवीजन का अलग होना चाहिए। ये नहीं कि प्लस और माइनस का आप इकट्ठा कर दें, ठीक है। और किन किन चीज़ों का, किस जो सॉफ्टवेयर है उसका जो मस्ट बी प्लेस इन टू द कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए। डिज़ाइन जो है उसकी जो एक्सटर्नल एंटिटीज़ हैं, दूसरे डिवाइसेस के साथ वो कैसे कनेक्ट होगा, दूसरे सॉफ्टवेयर या लोगों के साथ कैसे कनेक्ट होगा, उसकी नेचर क्या होगी, वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। जरीश, तुम्हारी ज़िंदगी का इतना इंपॉर्टेंट डे था और तुम आज क्लास लेने आ रही हो। अ सेट ऑफ आर्कीटाइप्स विच शुड बी आइडेंटिफाइड, ठीक है। आर्कीटाइप्स बेसिकली अगर मैं एक सिंपल बोलूँ तो एक क्लास को बोलते हैं। एक एब्स्ट्रैक्शन होती है, क्लास होती है जो पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट करे, विच रिप्रेजेंट वन एलिमेंट ऑफ द सिस्टम बिहेवियर। जो सिस्टम का बिहेवियर होता है उसकी किसी एक पोर्शन को शो कर रही होती है। तो हम लोगों ने ये भी देखना होता है कि जितनी भी आर्किटेक्चरल आर्कीटाइप्स होंगी, यानी जितनी भी क्लासेस है, जितने भी कंपोनेंट्स उसके अंदर इस्तेमाल होंगे, उनका सेट सही होना चाहिए और आइडेंटिफाइडेबल होने चाहिए ताकि जब हम कोडिंग करें तो हम उसका ध्यान रख सकें। आपके सामने एक डायग्राम ओपन है, उसके अंदर आप देखें तो ये हमारा आर्किटेक्चरल कॉन्टेक्स्ट है। इसमें क्या है, ये देखें हमारे पास सेफ होम का प्रोडक्ट था, इंटरनेट बेस्ड सिस्टम, लेकिन कंपोनेंट्स हैं, कंट्रोल पैनल है, होम ऑनर है, सेंसर है, ये भी सेंसर लगा, सिविलियंस फंक्शन है, और ये सारे जाके एक सिक्योरिटी फंक्शन के साथ आके लिंक्ड हुए हैं। तो देखिए इनमें सब में कंसिस्टेंसी भी है, इसमें परसिस्टेंसी भी है, ये देखो डिस्ट्रीब्यूशन भी हुई है। ये सारी चीज़ें जो हम लोगों ने पढ़ी हैं वो इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि इसके अंदर वो मौजूद है। आर्कीटाइप्स किस तरह की हो सकती हैं?
आर्कीटाइप्स अगर हम देखें नोड्स की बात करें तो उसमें उसका इनपुट या आउटपुट हो सकता है। अगर हम कंट्रोलर की बात करें इस प्रीवियस एग्जांपल में तो वो किसी चीज़ को आर्म्स और डिसआर्म कर सकता है नोड को। डिटेक्टर क्या हो सकता है, वो किसी चीज़ को सेंस कर सकता है, जिस तरह इसके अंदर जो सेंसिंग यूज़ हुई है अच्छा डिटेक्टर में जो सेंसिंग होती है यानी जो सेंसर आप लगा रहे हो यहाँ पर ये डिटेक्टर की तरह ये चीज़ ये सेंसर्स इस तरह के होने चाहिए कि वो प्रॉपर वर्क करें। इंडिकेटर यानी अलार्म जो है वो इस तरीके का होना चाहिए कि वो आप उसको सिविलियंस फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकें। मतलब ये आर्कीटाइप्स है, इनका सब कंपोनेंट है किसी एक चीज़ का। जब भी हम कोई आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बनाने लगते होते हैं तो हमें इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है। नंबर 1 हमारे पास कौन कौन से सिनेरियो हैं, अगर एडमिन करेगा तो क्या करेगा, यूज़र करेगा तो क्या करेगा। नंबर 2 एप्लिसिट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स आपने जो कस्टमर से गैदर की हैं, एनवायरनमेंट डिस्क्रिप्शन सारा कुछ आप मेंशन करेंगे। नंबर 3 आर्किटेक्चरल डिज़ाइन और आर्किटेक्चरल स्टाइल डिफाइन करेंगे और ये आर्किटेक्चरल स्टाइल उस चीज़ के मुताबिक होगा जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं। अगर आप लोग 2 नंबरों को प्लस करने का प्रोग्राम सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो उसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन डिफरेंट होगा। अगर आप कॉलेज का CMS बना रहे हो तो डेफिनेटली डिफरेंट होगा। अब इसमें 3 चीज़ें आती है, मॉड्यूल व्यू है, प्रोसेस व्यू है, डाटा फ्लो व्यू है। मॉड्यूल व्यू में ये होगा कि हम मॉड्यूल की तरफ फोकस करेंगे। प्रोसेस व्यू में हम देखेंगे कौन कौन सी प्रोसेसिंग परफॉर्म हो रही है। डाटा फ्लो में ये देखेंगे कि एक पोर्शन से या एक कंपोनेंट से जब डाटा दूसरे कंपोनेंट पे जाता है तो वो किस तरीके से जाता है। अच्छा, उसके बाद जितने भी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स होते हैं हम लोग उसको इंडिविजुअली आइसोलेट करते हैं। क्वालिटी एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या है कि अगर हम दोनों कैलकुलेटर के सॉफ्टवेयर में देखें तो प्लस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो ये है सबके जो है कंपोनेंट्स है, तो हम ये कहते हैं कि जो हर कंपोनेंट होता है वो दूसरे से क्वालिटी बेस्ड के ऊपर अलग है। तो हम ये करते हैं कि इनको आइसोलेट कर देते, अलग अलग कर देते हैं। किन चीज़ों के ऊपर, रिलायबिलिटी के ऊपर, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर और पोर्टेबिलिटी के ऊपर। नंबर 5 हम ये चेक करते हैं कि जितने भी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स जो हम लोगों ने निकाल लिए उनकी सेंसिटिविटी क्या है, क्या हम लोगों को कोई चीज़ चेंज करने से या कोड चेंज करने से उन पे क्या इम्पैक्ट आएगा। नंबर 6 हम ये देखेंगे कि जितने भी आर्किटेक्चर हैं जो हम लोगों ने स्टेप नंबर 3 के अंदर बनाए हैं उनको हम लिंक करेंगे उनकी सेंसिटिविटी के साथ जो स्टेप नंबर 5 में लिखा हुआ है। यानी स्टेप नंबर 3 को हम स्टेप नंबर 5 के साथ लिंक करेंगे, देखेंगे कि जो आर्किटेक्चर मैंने बनाया उसकी सेंसिटिविटी क्या है, ठीक है। और इसी के स्टेप नंबर 5 और 6 की बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, कोई भी आर्किटेक्चर डिज़ाइन को जो है एनालाइज कर लेते हैं। किसी भी आर्किटेक्चर की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या हो सकती है। ये जो ज़ा 98 के अंदर उसने डिफरेंट डिपेंडेंसीज और कॉम्प्लेक्सिटीज़ को डिफ़ाइन किया था। इसमें सबसे पहली जो आती है शेयरिंग डिपेंडेंसीज होती हैं। शेयरिंग डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए कस्टमर अमंग द कस्टमर हु यूज़ द सेम रिसोर्स और द प्रोड्यूसर हु प्रोड्यूस फॉर द सेम कस्टमर, ठीक है, कि यानी वेरिएबल सेम होने चाहिए दोनों लोगों के लिए। फ्लो डिपेंडेंसी लफ्ज़ से पता चल रहा है कि इसमें प्रोसीजर्स की बात होती है, कंज्यूमर रिसोर्सेज की प्रोसीजर्स की बात होती है। हम जो चीज़ यूज़ करने वाले हैं, जो सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं, उसका फ़्लो क्या होगा, उसका फ़्लो किन किन चीज़ों पर डिपेंडेंट है। अगर वो तो ज़्यादा चीज़ों पर डिपेंडेंट है डेफिनेटली हमारा सॉफ्टवेयर की या हमारे आर्किटेक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। कंस्ट्रेंट डिपेंडेंसी क्या होती है, कंस्ट्रेंट डिपेंडेंसी लफ्ज़ से पता है वो सारी चीज़ें जो आउट साइड से आगे किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रही होती हैं। तो हम कंस्ट्रेंट डिपेंडेंसीज में ये चीज़ें देखते हैं कि जितनी भी चीज़ें जो हमारे रिलेटिव फ्लो ऑफ कंट्रोल के लिए या एक्टिविटीज़ के लिए जो हमारे पे असरअंदाज होती हैं हम उनको मद्देनज़र रखते हैं। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं कि हम लोग आर्किटेक्चर के अंदर आ रहे थे तो हम अब कहते हैं कि कंपोनेंट क्या चीज़ होती है। हम कहते हैं कि कंपोनेंट जो है वो एक यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन है, ठीक है। डिफाइंड ज़्यादा कंपोनेंट बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बताती है या कोई मॉड्यूल या कोई एक ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ के अंदर इम्बेंड हो सके या किसी चीज़ को रिप्लेस किया जा सके सिस्टम में, जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में या उसके इंटरफेसेस को एक्सपोज करे, हम उसको कंपोनेंट कहते हैं। सिंपल लफ्ज़ों में देखो कंपोनेंट सॉफ्टवेयर में क्या हो सकता है, कैसी चीज़ जो मॉड्यूल टाइप की हो, जो इसके अंदर इम्प्लीमेंट हो सकती हो, और अगर हम चेंज करना चाहें, इसको रिप्लेस करना चाहें तो वो हो सकती हो किसी भी सॉफ्टवेयर में, तो हम उसको कंपोनेंट कहते हैं। अगर हम लोग डबल ओ व्यू देखें तो उसके लिहाज से कंपोनेंट क्या चीज़ होती है, क्लासेस की कोलैबोरेशन होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात हो रही है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड व्यू में कंपोनेंट क्या होता है, डिफरेंट क्लासेस की कोलैबोरेशन होती है। अगर हम कन्वेंशनल व्यू की बात करें, कन्वेंशनल व्यू के लिहाज से क्या होता है कि कंपोनेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट पोर्शंस होते हैं, उनमें कोई डाटा स्ट्रक्चर पड़ा होता है और जिसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म होती है, और उस प्रोसेसिंग को परफॉर्म करने के बाद जो यूज़र को डाटा भेजा जाता है, हम ये कहते हैं कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे कंपोनेंट्स में आती हैं।
अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंपोनेंट्स में देखें, ये मेरी एक क्लास बनी है, दूसरी बनी है, तीसरी बनी है, चौथी बनी है। आप ये देखें, ये क्लास इसके साथ लिंक है, ये क्लास इसके साथ लिंक है, और ये क्लासेस भी एक दूसरे के साथ लिंक है। तो ये हम कह रहे हैं कि डबल ओ यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंपोनेंट क्या होते हैं, जिसमें डिफरेंट क्लासेस की कोलैबोरेशन होती है आपस में। ठीक है। कन्वेंशनल कंपोनेंट मैंने पढ़ा था कि ये क्या होता है, प्रोसेसिंग लॉजिक होती है जिसके ऊपर हम कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म करते हैं। अगर आप ये देखें तो ये जॉब मैनेजमेंट सेक्टर है, ये रीड करेगा जॉब को, ये क्या करेगा, उस जॉब को फंक्शन को रीड करेगा, उसके बाद ये डेवलप करेगा उस जॉब को, ये क्या करेगा, उसका ऑर्डर बनाएगा, और ये क्या करेगा, उसकी प्रोडक्शन करेगा। और ये इस तरह सारे कंपोनेंट्स बनाए हुए हैं, और सब कंपोनेंट्स मिलकर बेसिकली कोई ना कोई प्रोसेसिंग लॉजिक करते हैं, जिसके बाद अपना डेटा सेंड या रिसीव करते हैं। बेसिक डिज़ाइन प्रिंसिपल, आप कंपोनेंट्स तो बनाने लगे, लेकिन कंपोनेंट्स आप कैसे डिज़ाइन करेंगे, आप कंपोनेंट्स कैसे बनाएंगे। कंपोनेंट्स बनाने के तो इसके अलावा भी बेशुमार तरीके, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट हम वो बात करते हैं। पहला जो हमारा ओपन क्लोज प्रिंसिपल है, ओसीपी। ओसीपी का मतलब ये होता है कि ऐसा कंपोनेंट, एक ऐसा मॉड्यूल जो हमेशा के लिए मतलब जिसको हम लोग एक्सटेंड कर सकें लेकिन मॉडिफाई ना कर सकें। मिसाल के तौर पर अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर का पॉइंट वर्जन 1.0 है तो हम उसको अपडेट तो कर सकें लेकिन उसको मॉडिफाई ना कर सकें। तो इस तरह के जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं उनको ओपन क्लोज प्रिंसिपल बोलते हैं। लिस्ट सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल क्या होता है कि जिनकी सब क्लासेस को हम सब्स्टिट्यूट कर सकें बेस क्लास के अंदर। देखो इसी तरह ये कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर अगर हमें डिराइव कोई चीज़ करनी हो तो हम डिराइव क्लास के थ्रू करते हैं और उसके बाद उसको हम बेस क्लास के अंदर इंप्लीमेंट करवाते हैं। तो इसमें भी ये कह रहे हैं कि अगर आपको डिज़ाइन करना हो कंपोनेंट्स को तो आप इस तरीके से लिस्ट सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल के थ्रू भी कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि आप सब क्लासेस को बनाते हैं या मॉड्यूल्स को बनाते हैं और उसको फिर सब्स्टिट्यूट कराते हैं मेन क्लास के अंदर या मेन बेस क्लास के अंदर। ठीक है। डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल क्या होता है। डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल जो है वो बेसिकली इसकी एब्स्ट्रैक्शन पर डिपेंड कर रहा होता है। एक ख्याली चीज़ होती है, आप ये समझ लें कि आप माइंड में लॉजिकली कोई चीज़ बनाते हो, बेसिकली इसकी कोई ना कोई भी इम्प्लीमेंटेशन का सेक्शन नहीं होता। आप दिमाग में करते हो या पेपर पर ड्रॉ करते हो, अच्छा मैं ऐसी कोई चीज़ बनाऊँगा या मैं ऐसे कुछ करूँगा। इंटरफेस एग्रीगेशन प्रिंसिपल। इंटरफेस एग्रीगेशन प्रिंसिपल को ये कहते हैं कि जो जितने लोग उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहे हैं उन सब के इंटरफेसेस मुख्तलिफ होने चाहिए रादर दैन कि मैं एक ही इंटरफेस रखूँ। इसका मतलब क्या कि कंपोनेंट डिज़ाइनिंग में क्या होगा कि अगर हम कॉलेज का CMS देखें तो मेरा जो CMS का लॉगिन है वो डिफरेंट है, आप लोगों का लॉगिन डिफरेंट है। लेकिन अगर सबका लॉगिन सेम हो जाता तो हम ये कहते हैं कि वो जो है नॉन इंटरफेस एग्रीगेशन होती है। इंटरफेस एग्रीगेशन लफ्ज़ ही पता चल रहा है, इंटरफेस की अलहदगी कर देना। तो इंटरफेस एग्रीगेशन प्रिंसिपल में क्या होता है कि सबके इंटरफेसेस मुख्तलिफ होते हैं, जितने भी क्लाइंट्स होते हैं उसके लिहाज से। रिलीज़ रीयूज़ इक्वलिटी प्रिंसिपल, नाम से पता चल रहा है कि जब आपने एक सॉफ्टवेयर रिलीज़ कर दिया और उसकी रीयूज़ करने के लिए उसकी इक्विलिटी चाहिए होती है, उसका कंपोनेंट की इक्विलिटी चाहिए होती है, ये उसके लिए यूज़ होता है। कॉमन क्लोजर प्रिंसिपल। कॉमन क्लोजर प्रिंसिपल वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पर जो क्लासेस होती हैं, एक मिनट है ना जहाँ पे क्लासेस जो होती हैं वो जब भी चेंज होती हैं तो इकट्ठी चेंज होती हैं और जब वो जुड़ती हैं उसको कोलैबोरेट करती हैं आपस में तो वो भी इकट्ठी करती हैं। तो उसको कॉमन क्लोजर का मतलब ये होता है कि कॉमन सबका कॉमन निकल आना। कॉमन रीयूज़ का मतलब भी होता है कि या तो सारी क्लासेस रीयूज़ नहीं होंगी या सारी की सारी क्लासेस का जो है उनका ग्रुप नहीं बना होगा। आइदर या तो वो ग्रुप बना सकती हैं या वो सारी की सारी इकट्ठी चेंज नहीं हो सकती। तो हम उसको जो है कॉमन रीयूज़ प्रिंसिपल बोलेंगे। डिज़ाइन गाइडलाइंस। जब भी हम डिज़ाइन बनाते हैं तो हम किन गाइडलाइंस को मद्देनज़र रखते हैं कंपोनेंट्स में। सबसे पहली चीज़ के कंपोनेंट्स कौन कौन से पार्ट्स उसके अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है। और इसके लिए हम लोग बेसिकली कंपोनेंट लेवल मॉडल इस्तेमाल करते हैं। जाहिर सी बात है कि कंपोनेंट लेवल मॉडल में क्या था, एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स को अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इस्तेमाल करना। इंटरफेसेस का मतलब ये है कि यूज़र को वो चीज़ कैसे नज़र आएगी, हाउ अ पर्टिकुलर यूज़र कैन यूज़ दैट सॉफ्टवेयर इन हिज ओन मोड इज़ कॉल्ड इंटरफेसेस। डिपेंडेंसीज एंड इनहेरिटेंस। डिपेंडेंसीज का मतलब क्या होगा कि कौन सी क्लास है, कौन सा कंपोनेंट किस में डिपेंडेंट होगा और कौन सी चीज़ किस क्लास से इनहेरिट होकर आई है। दैट इज़ द रीज़न इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड यूज़ करते हैं, लेफ्ट टू राइट इनहेरिटेंस करते हैं, जिसमें बेस क्लासेस होती हैं और डिराइव क्लासेस होती हैं। कोहेजन। अब ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स को व्यू करने का तरीका।
ठीक है। कोहेजन व्यू में क्या होता है, कोहेजन जो होता है उसका मतलब कन्वेंशनल व्यू में ये होता है कि सिंगल माइंडनेस होना, सारी चीज़ों के बारे में एक ही ख्याल होना जितने भी कंपोनेंट्स आप बना रहे हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड व्यू में इसका मतलब ये होता है कि क्लासेस जो हैं या कंपोनेंट जो हैं वो या तो सिर्फ एट्रीब्यूट और उसके ऑपरेशंस जो हैं वो आपस में जो है ना बहुत डिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे के साथ होंगे। यानी मेन जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का काम होता है जिसमें हम लोग एट्रीब्यूट्स को और उसके जो ऑपरेशंस होते हैं उनको हम लोग क्लोजली रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ, और क्लास जो है वो इटसेल्फ एक जो है वो कंपोनेंट होता है। लेवल ऑफ कोहेजन क्या है हमारे में, इसमें फंक्शनल होते हैं, लेयर होते हैं, कम्युनिकेशनल होते हैं, सीक्वेंशियल होते हैं, प्रोसीजरल होते हैं, टेम्पोरल होते हैं और यूटिलिटी भी होती है इसके अंदर। ये लेवल्स हैं इसके, पर ये चीज़ हमने पढ़नी नहीं है इसके अंदर। कपलिंग लफ्ज़ से पता चल रहा है दो या दो चीज़ों का जोड़। कन्वेंशनल व्यू में कपलिंग का मतलब ये होता है कि जब एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट आपस में आकर जुड़ जाएं जो कि बाहर वाले यानी एक्सटर्नली उसको लोगों को नज़र ना आए, ठीक है, या हो उन्हीं के लिए लेकिन उनको नज़र ना आए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड व्यू में इसका मतलब ये होता है कि किस तरह एक क्लास दूसरे क्लास के साथ आके कनेक्ट हो रही है। लेवल ऑफ कपलिंग में भी है कि इसमें कंटेंट होता है, ये कॉमन होते हैं, ये कंट्रोलशिप होती है, इसके अंदर स्टैम्प होता है, डाटा है, रूटीन कॉल होती है, टाइप यूज़ करते हैं, इंस्ट्रूमेंट है और इंपोर्ट और एक्सटर्नल है। लेवल्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप कोई कंपोनेंट डिज़ाइन करते हो तो अब हम उसके लेवल्स पढ़ने लगे, ठीक है। सबसे पहले जितनी क्लासेस हैं उनको आइडेंटिफाई करो जो प्रॉब्लम के दौरान आपको नज़र आई हैं। उसके बाद जितनी भी क्लासेस आपको डोमेन का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हुए नज़र आई हैं आप उन सबको आइडेंटिफाई करते हो। स्टेप नंबर 3 में क्या करते हो, जितने भी रीयूजेबल कंपोनेंट्स होते हैं जो आपने इस्तेमाल करने होते हैं, नहीं जितनी भी क्लासेस होती हैं उनको डिज़ाइन करते हो जो कि रीयूजेबल कंपोनेंट्स यानी जो दोबारा कंपोनेंट आप इस्तेमाल कर रहे हो उसके साथ उनका कोई लेना देना ना हो। उसके बाद क्या है कि एक मैसेज आप डिफ़ाइन करते हो, स्पेसिफाई करते हो, जो क्या करता है जब क्लासेस और कंपोनेंट्स जो हैं वो आपस में कोलैबोरेट करती हैं यानी आपस में आके मिलती हैं। स्टेप नंबर 3 और बी के अंदर आप देखेंगे इंटरफेसेस बनाते हैं हर ईच कंपोनेंट का। इसी तरह जब हम कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन 2 पे जाते हैं तो हम लोग इसी से आगे चलते हैं जिसमें हम लोग एट्रीब्यूट्स डिफ़ाइन करते हैं और उसके बाद डाटा टाइप्स और डाटा स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करते हैं जिन जो यूज़ होंगे इनको इम्प्लीमेंट करने में कंपोनेंट को। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम प्रोसेसिंग फ़्लो देखते हैं और ये चेक करते हैं कि हर ऑपरेशन के अंदर प्रोसेसिंग फ़्लो क्या होगा, 2 नंबरों को प्लस करने के अंदर क्या फ़्लो होगा, 2 नंबरों को माइनस करने से क्या फ़्लो होगा, किन किन रजिस्टर्स के पास जाएगा, मेमोरी में किधर जाएगा। स्टेप नंबर 4 डाटा सोर्स की परसिस्टेंस को डिस्क्राइब किया जाता है कि डाटा बेस किधर होंगी, फाइल किधर होंगी और उनको हम कैसे किस तरीके से हम लोग सेंड रिसीव डिलीट या रिट्रीव कर सकेंगे। स्टेप नंबर 5 डेवलप करते हैं और एलेबोरेट करते हैं बिहेवियरल रिप्रेजेंटेशन फॉर द क्लास और द कंपोनेंट कि हम क्या करते हैं कि जो हमारी क्लास है या कंपोनेंट है उसका हम बिहेवियरल रिप्रेजेंटेशन होती है, वो किस तरह बिहेव करेगी बाकी सब क्लासेस के साथ, हम उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं। ये स्टेप्स आपको ज़बानी याद करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आप लोगों का ओपन बुक पेपर है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या है क्योंकि इसमें सी क्वेश्चन आएंगे। स्टेप नंबर 6 डिप्लॉयमेंट करते हुए जो डायग्राम होंगी पहले हम उनको बनाएंगे और हम देखेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हम कौन सी डिटेल है जिससे रेलिवेंट ऐड करनी है। लास्ट हम देखेंगे जो फैक्टर है जो कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन के ऊपर हम मतलब वो फैक्टर्स जो कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन रिप्रेजेंटेशन और उसके अल्टरनेटिव्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हुए हम लोगों को हम पे असरअंदाज हो सकते हैं, हम उस चीज़ को मद्देनज़र रखेंगे। ये आपकी कोलैबोरेशन डायग्राम है। अगर आप चेक करें इसमें प्रोडक्शन जॉब है, वर्क ऑर्डर है, जॉब क्यू है, ठीक है। तो कोलैबोरेशन क्या है, बेसिकली डिफरेंट क्लासेस आपस में कोलैबोरेट करके काम कर रही हैं। ये रीफैक्टरिंग है। रीफैक्टरिंग में क्या चीज़ होती है कि आप इसमें प्रोसेसेस देख रहे होते हो कि एक जितनी भी इंटरफेसेस और क्लास हैं जो एक प्रिंट जॉब को करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, किस तरह ये रीफैक्टर्ड हो रही हैं, किस तरह एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही हैं। एक्टिविटी डायग्राम आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ये शुरू से लेकर एंड तक ये बताता है कि आपके प्रोग्राम में क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी। ये स्टेट चार्ट नहीं पढ़ना आप लोगों ने। 2 मिनट की ब्रेक करते हैं, जस्ट 2 मिनट की मैं पानी पी लूँ, देर हो गई ना। तो हम पहले जो हम लोगों ने बात की है वो की है कंपोनेंट डिज़ाइन फॉर द सॉफ्टवेयर। हम लोग शुरू से जो पढ़ते आए हैं उसमें हम लोगों ने एक चीज़ बड़ी नोटिस की है कि कंपोनेंट डिज़ाइन जो होता है या किसी चीज़ का भी एनालिसिस या रिक्वायरमेंट एनालिसिस या मॉडलिंग जो होती है वेब ऐप्स की वो बहुत मुख्तलिफ होती है। तो वेब ऐप के कंपोनेंट 2 हो सकते हैं, या तो वो कोई ये फंक्शन हो सकता है, कोई कोहेसिव फंक्शन में क्या चीज़ होती है बेसिकली मैनिपुलेट किया जाता है, कोई डेटा के ऊपर कह सकते हैं कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म होती है और उसके बाद वो एंड यूज़र को भेज दिया जाता है। नंबर है कोहेसिव पैकेज होता है जिसके अंदर क्या होता है फंक्शनैलिटी होती है जो
एंड यूज़र को प्रोवाइड की जाती है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो वेब ऐप्स होती हैं उसके अंदर दो ही एलिमेंट्स होते हैं हमारे, कंटेंट डिज़ाइन होता है, फंक्शनल डिज़ाइन होता है। कंटेंट डिज़ाइन बेसिकली क्या चीज़ है? कंटेंट डिज़ाइन हम कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हम ये नज़र रखते हैं कि जिस पैकेज के ऊपर हम लोगों ने काम करना है वो किस तरीके का है। अब यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई है वो होम सेफ assured.com की दी गई है। बेसिकली एक सब सर्विलियंस सिस्टम समझ सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या होता है हमारे पास, हम लोग ऑब्जेक्ट्स देखते हैं जो उसकी लेआउट को फाइनल करते हैं। उसके बाद हम लोग ये चेक करते हैं कि कौन कौन सी थंबनेल वीडियोस किस तरीके की नज़र आएंगी, स्ट्रीमिंग वीडियो जो होगी वो किस तरह की नज़र आएगी। तो ये बेसिकली जितनी भी चीज़ें हैं सब बेसिकली अलग अलग कंपोनेंट हैं जिनको मिला के बेसिकली हम वेब ऐप का जो है कंपोनेंट डिज़ाइन करते हैं। फंक्शनल डिज़ाइन फॉर द वेब ऐप्स, क्या फंक्शनल डिज़ाइन किस तरह करते हैं हम लोग वेब ऐप्स के? इसके अंदर जो है हमारे पास चार चीज़ें होती हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग कंटेंट को जनरेट करने के लिए और नेविगेशन यानी जो किस तरफ से होकर किस तरफ जाना है हम लोग उस चीज़ को देखते हैं कि वो किस तरह हमने उसकी प्रोसेसिंग करनी है। नंबर 2 पे हम देखते हैं कि जो डाटा की प्रोसेसिंग होगी, जो कैपेबिलिटी होगी जिसकी वजह से किसी क्लाइंट को या जो बिज़नेस की जो ऐप्स होती हैं वेब ऐप्स होती हैं उसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो वो कंप्यूटेशन किस तरीके से होगी, किस तरीके से डाटा प्रोसेसिंग होगी। ठीक है। नंबर 3 चीज़ ये है कि डाटाबेस की कौन सी क्यूरी लगेगी और उसको एक्सेस कैसे किया जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम ये देखेंगे कि डाटा के इंटरफेसेस किस तरह के होते हैं, वो आपस में कैसे आके जुड़ते हैं। ये हमारी फंक्शनल डिज़ाइन होता है। जब भी हम लोग कन्वेंशनल कंपोनेंट्स डिज़ाइन करते हैं, ये भी कंटिन्यू चल रहा है। इसमें यह है कि जो हमारा प्रोसेसिंग लॉजिक होती है या हमारे जो एल्गोरिथम्स होते हैं उनको हम डिज़ाइन करते हैं और हम उनको स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के थ्रू बनाते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जितना भी डाटा स्ट्रक्चर होता है डिज़ाइनिंग में हम वो फाइनल करते हैं कि हम लोगों को किस किस तरीके से मेमोरी के अंदर डाटा को स्टोर या रिट्रीव करवाना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम ये देखेंगे कि जो इंटरफेसेस हम लोग बना रहे हैं उनकी कोलैबोरेशन क्या है, वो आपस में आके किस तरह जुड़ रहे हैं और उनका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है आपस में जुड़ने के बाद। अच्छा, इतनी खामोशी है क्लास के अंदर कि मुझे फील ही नहीं हो रहा कि मैं क्लास ले रहा हूँ। डेफिनेटली एल्गोरिथम डिज़ाइन ये लास्ट फेज़ आ गया डिज़ाइनिंग का। एल्गोरिथम डिज़ाइन का मतलब ये होता है कि जो कोडिंग से पहले का जो डिज़ाइन हम लोग लास्ट एंड फाइनल क्लोजेस्ट डिज़ाइन एक्टिविटी जो हमारी कोडिंग से होती है, कोडिंग को छोड़कर जब हम एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं हम ये देखते हैं कि हम लोगों ने डिज़ाइन की डिस्क्रिप्शन क्या लिखनी है हर कंपोनेंट की। हम ये करेंगे स्टेप वाइज जो है वो रिफाइनमेंट करेंगे एल्गोरिथम की, एल्गोरिथम हमारा ऑप्टिमाइज़ हो जाए। उसके बाद हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग यूज़ करेंगे या प्रोसीजरल लॉजिक यूज़ करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। फॉर्मल मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं जब हम लॉजिकल प्रोग्रामिंग करते हैं। एल्गोरिथम को डिज़ाइन मॉडल करने के लिए हम ग्राफिकल यूज़ कर सकते हैं, सूडो कोड्स लिख सकते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक प्रॉपर होती है उसको यूज़ कर सकते हैं या डिसीजन टेबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट हम देखते हैं कि हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिज़ाइन क्या चीज़ होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिज़ाइन बेसिकली एक लैंग्वेज है जो ये बताती है कि प्रोग्राम को आपने लिखना किस तरह। सबसे पहले ये है कि ये जो सोर्स कोड के साथ आराम से कंबाइन हो जाती है, मतलब कि थोड़ा सा आप ध्यान देते हो तो आपको सोर्स कोड लिखना आ जाता है उसको देखकर। मशीन रीडेबल होती है, इसके लिए कोई ग्राफिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। ग्राफिक्स होती है वो PTL से ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है जैसे ही आप उसको रन करते हो। वो ये बताती है कि डाटा की डिक्लेरेशन कैसे होनी है और उसके ऊपर कौन कौन से प्रोसीजर इस्तेमाल होंगे। इसको मेंटेन करना बहुत आसान होता है। कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट, जैसा कि आप लोग कंपोनेंट बेस्ड मॉडल पढ़ के आए थे जिसमें ये आपने पढ़ा था कि एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए हम लोग डेवलपमेंट करते हैं। तो अभी हम ये देखते हैं कि कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट क्या होती है। ये चीज़ें तब इस्तेमाल होती हैं जब हम लोगों ने किसी कंपोनेंट को रीयूज़ करके अपना सॉफ्टवेयर बनाना होता है। तो हम ये देखते हैं कि क्या वो कमर्शियली तौर पर कॉर्ड्स या कंपोनेंट अवेलेबल हैं उस सिस्टम को चलाने के लिए, क्या वो कंपोनेंट्स मौजूद हैं मार्केट में। नंबर 2 हम ये देखते हैं कि क्या वो इस काबिल हैं कि हम उसको रीयूज़ कर सकें। नंबर 3 चीज़ हम ये देखते हैं कि क्या जो कंपोनेंट्स या इंटरफेसेस हम बना रहे हैं वो अवेलेबल हैं या कंपैटिबल होंगे उस चीज़ के, यानी जो कंपोनेंट उठा के हम अपने सॉफ्टवेयर में लगाने वाले हैं क्या वो उसको लगाने के बाद चलेगा भी या नहीं चलेगा। उसके बाद आता है कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लफ्ज़ से पता चल रहा है कि ऐसी चीज़ है, एक ऐसा प्रोसेस है जो डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन को करता है जिसमें हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स को उठा के जो है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इम्प्लीमेंट करवाते हैं। डोमेन इंजीनियरिंग इसके अंदर आती है। डोमेन इंजीनियरिंग में क्या होता है सबसे पहले हम देखते हैं कि डोमेन किस तरह की उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं कि इसमें से कौन कौन सी कैटेगरीज निकल सकती हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं कि जी इसमें से सैम्पल्स कौन कौन से हैं जो इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए इस्तेमाल होंगे। सैम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन बनाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि ये
सैम्पल्स होंगे। उसके बाद ईच एप्लीकेशन का जो सैम्पल होता है उसको एनालाइज करते हैं और उसके बाद देख के उसको हम लोग इसका एनालिसिस मॉडल बना देते हैं। जब भी हम लोग कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए OMG, कॉर्बा, माइक्रोसॉफ्ट कॉम या सन जावा बीम्स की जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो ऑलरेडी मिले हुए बने हुए हैं, जिनको यूज़ करके हम देख सकते हैं कि कौन सा कंपोनेंट जो है सॉफ्टवेयर के लिए हमारे बेहतर है। इसके लिए मुख्तलिफ लाइब्रेरीज़ होती हैं और मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर भी हम लोगों को साथ डिफ़ाइन करना पड़ता है। जब भी हम लोग कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं उसकी 4 एक्टिविटीज़ होती है। नंबर 1 देखते हैं क्या वो क्वालिफाई कर रहा है वो कंपोनेंट। नंबर 2 क्या वो कंपोनेंट जो है वो अडाप्टेबल है यानी अडाप्शन है उसकी या नहीं है। नंबर 3 क्या हम देखते हैं कि जब हम उसकी कंपोजिशन करेंगे वो मिलाएंगे उस कंपोनेंट को बाकी सब कंपोनेंट्स के साथ तो क्या वो वर्क करेगा या नहीं करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम चेक करते हैं कि जब भी हम कोई कंपोनेंट लगा देंगे तो उसके बाद क्या वो चीज़ अपडेट हो सकती है या नहीं हो सकती। तो ये था आपका लेक्चर आज का। किसी का कोई क्वेश्चन तो मुझे पूरी उम्मीद है कि नहीं होगा, फिर भी अगर है तो कोई पूछ लो।